हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉलर्स क्या होता है और हमने उसके बाद हमने कॉलर्स का क्लासिफिकेशन करना सीखा था। हमने सॉल्यूशन के 3 टाइप पढ़े थे। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कॉलोइडल और एक होता है सस्पेंशन। इन दिस चैप्टर हमें कॉलोइडल सॉल्यूशन डिस्कस करना था। तो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? यह एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है एंड इसमें पार्टिकल की साइज़ की रेंज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की पार्टिकल साइज रेंज होती है। यहाँ पर जो आपका सॉलिड होता है उसे आप डिस्पर्स फेस कहते हो और जो आपका सॉलिड होता है उसे आप डिस्पर्जन मीडियम कहते हो। तो आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम अब याद आ जाएंगे। क्या बोलोगे? सॉलिड को डिस्पर्स फेस बोलोगे एंड सॉल्वेंट को क्या बोलोगे? डिस्पर्स मीडियम बोलोगे आप। नाउ नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। फिर हमने क्या स्टडी किया था? फिर हमने स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स कैसे करना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, जहाँ पर हमने एक स्टेबल स्टडी की थी। देन उसके बाद हमने सीखा था कि डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज, ओके, जो आपका डिस्पर्स फेज होता है उसके पार्टिकल के साइज के बेसिस पे आपने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था कॉलोइड्स का। ठीक है, तो उसमें 3 टाइप थे फर्दर। फर्स्ट था आपका मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। तो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होकर क्या करते हैं? एक बिगर साइज का पार्टिकल फॉर्म करते हैं और जो बिगर साइज का पार्टिकल फॉर्म होता है उस पार्टिकल की रेंज क्या होती है? उस पार्टिकल की जो साइज की रेंज होती है वो कोलोइडल पार्टिकल की साइज के रेंज के इक्वल होता है। इस तरह से क्या बनते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बनते हैं। मतलब कि मल्टी मोलिक्यूल्स आपस में क्या हुए? एग्रीगेट हुए और एक कोलोइडल पार्टिकल की साइज का पार्टिकल फॉर्म करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल याद रख सकते हो, सल्फर सोल। ठीक है, सल्फर का एसेट मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत सारे एसेट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक कोलोइडल साइज की रेंज के पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने सीखा था मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। तो मैक्रोमोलिकुलर सिंपल सा होता है कि एक ही ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी साइज ऑलरेडी किसके इक्वल हो? कोलोइडल पार्टिकल की साइज के इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है, एंजाइम है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी पार्टिकल की जो साइज है वो ऑलरेडी कोलोइडल पार्टिकल की साइज के रेंज के इक्वल होते हैं। तो इनके क्या बोलते हो आप? मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड बोलते हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट, लास्ट एंड थर्ड, एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, एसोसिएटेड कोलोइड्स को आप क्या नाम देते हो? मिसेल्स भी नाम देते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोप के जो इलेक्ट्रोलाइट, सोप या डिटर्जेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट में 2 एंड होते हैं। एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा कौन सा एंड होता है? हाइड्रोफोबिक एंड। जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड है, ठीक है, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, देखो ध्यान से याद रखना। ठीक है, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो आप इसे हाइड्रोफिलिक बोलते हो, अदरवाइज आप लायोफिलिक बोलते हो। और सॉल्वेंट अगर वाटर है तो इसे आप हाइड्रोफोबिक बोलते हो, अदरवाइज इसे लायोफोबिक बोलते हो। ठीक है, तो आप नाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बस सॉल्वेंट का फर्क पड़ता है। अगर सॉल्वेंट वाटर होता है तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो लायोफिलिक और लायोफोबिक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे ये इलेक्ट्रोलाइट एग्रीगेट होके एक बड़ा सा पार्टिकल फॉर्म करते हैं जिस पार्टिकल की रेंज क्या होती है? कोलोइडल पार्टिकल की रेंज के इक्वल होती है और इन्हें क्या बोलते हो आप? मिसेल्स बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनते हैं? आपके एसोसिएटेड कोलोइड्स बनते हैं। फिर हमने बात की थी कि क्लिंजिंग सोप क्या होता है, वो इस आपको आता है। ठीक है ना, अब हमारा जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर में कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, तो हमने 2 क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं। एक तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, और एक क्लासिफिकेशन हमने सीखा कि ये कैसे पार्टिकल की साइज के बेसिस पर हमने पढ़ा। अब आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपके आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलोइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। मतलब कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पर आप वापस तीसरा एक न्यू क्लासिफिकेशन कर सकते हो कोलोइड्स का। ठीक है, डीपी मतलब कि सॉल्यूट और डीएम मतलब कि सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में अगर इंटरेक्शन फोर्स है तो अलग क्लासिफिकेशन है, अगर नहीं है तो अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पर हमें क्या करना है? आज क्लासिफिकेशन सीखना है। आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लायोफिलिक और सेकंड क्या है? लायोफोबिक कोलिड्स। तो 2 तरह के कोलिड होते हैं, एक होता है लायोफिलिक कोलिड्स और एक क्या होता है? लायोफोबिक
कॉलोइड्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग। क्या होता है? सॉल्वेंट लविंग। मतलब कि आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो आपका डिस्पर्स फेज है, वो सॉल्वेंट लविंग है। सॉल्वेंट लविंग है मतलब कि सॉल्वेंट के टूवर्ड्स उसकी क्या है? इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वहां पर। ठीक है, और लायोफोबिक का मतलब होता है सॉल्वेंट हेटिंग। सॉल्वेंट हेटिंग मतलब कि आपका जो डिस्पर्स फेज है, जो आपका सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या है? वो इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा है, उसे हेट करता है, वो उसमें डिजोल्व नहीं होना चाहता। तो सिंपल सा मतलब होता है लायोफिलिक और लायोफोबिक का। लायोफिलिक का आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के टूवर्ड्स एट्रैक्शन फोर्स शो कर रहा है, जबकि लायोफोबिक के लिए आप सिंपल सा ये बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के टूवर्ड्स एट्रैक्शन फोर्स शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग होता है इन दो का। ताओ इनको ब्रॉड लेवल में डिस्कस करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो लायोफिलिक कॉलोइड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। द colloidal system in which the particles of dispersed phase have great affinity for the dispersion medium are called lyophilic colloids। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा कोलोइडल सिस्टम जहां पर आपके जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, आपके जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, वो डिस्पर्जन मीडियम मतलब कि आपके सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, वो सॉल्वेंट के टूवर्ड्स क्या कर रहे हैं? ग्रेट एफिनिटी शो कर रहे हैं, मतलब कि उनके टूवर्ड्स एट्रैक्शन फोर्स शो कर रहे हैं। अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर एट्रैक्शन फोर्स है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में एट्रैक्शन फोर्स है, तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा आपका? इजीली डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह के आप कोलिड को क्या बोलोगे? आप लायोफिलिक कोलिड बोलोगे। उस तरह के कोलिड को क्या नाम दिया हमने? लायोफिलिक कोलिड। और इनको एक और नाम दिया गया, इनको एक और नाम दिया सॉल्वेंट लविंग भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट लविंग भी बोला जाता है। सॉल्वेंट लविंग का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट को चाहने वाला, सॉल्वेंट को पसंद करता है ये। तो हाँ, अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अगर एट्रैक्शन फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, आपका जो डिस्पर्स फेज है वो सॉल्वेंट लविंग है, उसको चाहता है। ठीक है, कैसे आता है ये? जो आपका डिस्पर्स फेज होता है उनमें क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपके सॉल्वेंट के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पर क्या हो सकती है? दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उनमें क्या हो सकती है? पोलैरिटी क्रिएट हो सकती है, और पोलैरिटी एट्रैक्शन की वजह से, पोलर पोलर एट्रैक्शन की वजह से ये डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ लायोफिलिक, हम यहाँ पर लायोफिलिक और लायोफोबिक जो पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सॉल्वेंट हमेशा कौन लेके चलेंगे? सॉल्वेंट हम हमेशा वाटर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, सॉल्वेंट हम क्या लेके चलेंगे? हमेशा वाटर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो वाटर लविंग होते हैं ये। फिर एक और चीज़, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में एट्रैक्शन फोर्स है, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कि अब अगर उन दोनों के बीच में अगर एट्रैक्शन फोर्स है, तो जो आपका जो कोलिडल सॉल्यूशन बना है वो क्या होगा? स्टेबल होगा या नहीं होगा? यस, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? उन दोनों के बीच में जो आपका डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, उनके बीच में क्या वर्क कर रहा है? एट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कोलोइडल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ये स्टेबल कोलोइडल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोलोइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है, डिस्पर्स फेज है, वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता है। बहुत ध्यान से समझना, अगर आपका डीपी और डीएम में, डीपी मतलब कि डिस्पर्स फेज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर एट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, तो जैसे ही आपने सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट को ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा? इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा, और सॉल्यूबल होके ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मतलब कि पीपीटी फॉर्म नहीं होगी। क्यों फॉर्म नहीं होगी? क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में क्या है? इंट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, एट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इस तरह के कोलोइड को, जो लायोफिलिक कोलोइड होते हैं, क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट वही है कि इन सच कोलोइड्स द डिस्पर्स फेज डज नॉट गेट इजीली प्रेसिपिटेड एंड द सोल्स आर मोर स्टेबल। कि इस तरह के जो कोलोइड होते हैं वहां पर आपका डिस्पर्स फेज इजीली प्रेसिपिटेड नहीं होता है, और इस तरह के कोलोइड क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, नाउ नाउ अगर आगे की लाइन ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनते जाना, आपको नेक्स्ट टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में एट्रैक्शन फोर्स है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मतलब कि ये मोर स्टेबल है। मान लीजिए किसी रीजन की वजह से आपका जो डिस्पर्स फेज था, आपका जो सॉल्यूट था, वो प्रेसिपिटेट हो गया। बहुत ध्यान से सुना,
किसी रीजन की वजह से कोई फैक्टर लगाया, आउटर फैक्टर लगाया आपने, उसकी वजह से आपका जो डिस्पर्स फेज था वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। अगर आपका डिस्पर्स फेज प्रेसिपिटेट हो गया मतलब कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो चुका है, दोनों सेपरेटेड हो चुके हैं। और इन दोनों को अब अगर आपको वापस ऐड करके अगर कोलोइड बनाना है, मतलब कि जैसे ये सेपरेट हुए उन दोनों को ऐड करके प्रोसेस को रिवर्स करना है, तो क्या करोगे आप, इसको सिंपल से क्या करो, एजिटेट कर दो। दोनों क्या करो, एजिटेट कर दो। जैसे एजिटेट करोगे तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जर मीडियम में क्या वर्क करता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जर मीडियम में क्या वर्क कर रहा है, इंटरेक्शन वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, फर्दर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और वापस क्या हो जाएंगे, प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स होकर क्या बन जाएगा, लायोफिलिक कोलोइड बना देगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपका डिस्पर्स फेज अगर प्रेसिट आउट हो चुका है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो चुका है, तो उसे क्या करो, सिंपल से एजिटेट कर दो डिस्पर्जन मीडियम के साथ, वापस उसे अच्छे से एजिटेट कर दो, शेक कर दो, तो क्या बना देगा, वापस लायोफिलिक कोलोइड बना देगा। मतलब कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, such colloidal system even if precipitated may be reconverted to the colloidal state by simple agitating them with the dispersion medium। ठीक है, तो मतलब कि जो प्रेसिपिटेट अगर क्रिएट हुआ है तो उसको आपको रिकन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, सिंपल एजिटेट कर दो डिस्पर्जन मीडियम के साथ। तो है लायोफिलिक कोलोइड्स आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो आई होप लायोफिलिक कोलोइड आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर आपको जनरल लाइफ में लायोफिलिक कोलोइड्स देखने हैं तो आप क्या करो, आप एक बाउल लो, एक बाउल लेना, ठीक है, इस बाउल के अंदर वाटर फिलअप कर देना। क्या फिलअप कर देना, वाटर फिलअप कर देना। और अब इसके अंदर क्या करो, पोटैटो लेना, आलू को कट करके इसके अंदर डाल देना। ठीक है, कट करके आलू को इसके अंदर डाल देना, 10 मिनट रहने दो और फिर आलू को आप बाहर निकाल देना। जैसे आप आलू को बाहर निकालोगे और आप वाटर को अगर चेक करोगे, आपका जो वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन हो चेक करोगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया होगा, थोड़ा मिल्की कलर का हो गया होगा। ठीक है, वो थोड़ा सॉल्यूशन कैसा हो गया होगा, मिल्की कलर का हो गया। तो ये मिल्की कलर कहाँ से आया, तो आलू के अंदर, पोटैटो के अंदर प्रेजेंट स्टार्च मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, इसके अंदर पूरे में वाटर के अंदर क्या हो चुके हैं, डिस्पर्स हो चुके हैं, पूरे के अंदर फैल चुके हैं। तो जो स्टार्च मॉलिक्यूल है वो, उनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप और वाटर के साथ, वो फंक्शनल ग्रुप और COOH और वाटर के बीच में क्या शो करता है, एट्रैक्शन फोर्स शो करता है। इस एट्रैक्शन फोर्स की वजह से आपका जो स्टार्च है वो क्या जाता है, इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या बनाता है, कोलोइडल सोल बनाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल ध्यान रह जाएगा और आप घर पे एक्टिविटी करके खुद चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कोलोइडल सोल बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है कोलोइडल सोल बनाना। ठीक है, कोई बड़ी साइंस नहीं लगानी पड़ती यहाँ पर। ठीक है, आप स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है, इन सबको आप वाटर के कांटेक्ट में रखो या फिर वाटर को कांटेक्ट में रख के नहीं हीट करो, तो भी क्या बन जाएगा, आपका लायोफिलिक कोलोइडल सोल बन जाएगा। इवन आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर ये आता भी है सोल बनाना, तो अब अपनी लैब के अंदर आप जरूर सीखोगे इसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायोफोबिक कोलोइड। तो अभी हमने देखा कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इंटरेक्शन था, तो डिस्पर्स फेज क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिजोल्व हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, और क्या बनाया, लायोफिलिक कोलोइड बनाया। तो उसका ही जस्ट अपोजिट क्या रहेगा, जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई भी तरह का इंटरेक्शन वर्क नहीं कर रहा होगा, तब उस तरह के जो कोलोइड होंगे उन्हें क्या बोलोगे आप, लायोफोबिक कोलोइड्स बोलोगे। तो बहुत सिंपल है, लायोफोबिक कोलोइड्स द कोलोइडल सिस्टम इन विच the dispersed phase no affinity for the dispersion medium are called lyophobic colloids or which are called also solvent hating। मतलब कि आपका जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई एट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा, किसी भी तरह का इंटरेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो इस तरह के सोल क्या होते हैं, लायोफोबिक सोल होते हैं। तो अब सिंपल सी लाइन याद रखना कि जैसे अभी बोला कि डीपी और डीएम में अगर एट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो क्या बनेगा, लायोफोबिक बनेगा। तो अब सिंपल सा समझना, आपने कंटेनर लिया, यहाँ पर आपका डीएम है, ठीक है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मान लीजिए आपका वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर आपने सॉल्यूट को ऐड किया। तो अभी हमने देखा कि अगर डीपी और डीएम में अगर कोई एट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, अगर इन दोनों के बीच कोई एट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, तो ये दोनों डिजोल्व नहीं होंगे। तो अगर डिजोल्व नहीं होंगे तो जैसे ही आप जो सॉल्यूट डालोगे वो सारा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वो सारा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है नेक्स्ट लाइन आपका कि दे आर इजीली प्रेसिपिटेड, ये क्या हो जाते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड क्या है और क्या लिखा है, कोगुलेटेड। कोगुलेट का मतलब भी यही होता है कि प्रेसिपिटेट होना। ठीक है, तो ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जैसे ही आप स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करते हो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर,
तो क्या हो जाते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, ये इजीली अगर प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो अगर अगर हमने लायोफोबिक कोलोइड बना भी लिया, मान लीजिए हमने लायोफोबिक कोलोइड बना भी लिया और जो आपके डिस्पर्जन जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ एट्रेक्शन फोर्स शो नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। मतलब कि ये जो कोलोइडल सोल होते हैं ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। और जो आपका प्रेसिपिटेट हो गया उसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। जब भी डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका वाटर है तो इस तरह के आप सोल को क्या बोलते हो, हाइड्रोफोबिक सोल या फिर हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी पहले हमने स्टडी कर लिया था, अगर हाइड्रो वाटर अगर सॉलिड होता है तो हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर कोलोइड के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इनके एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइडल्स इंक्लूड सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स एंड देयर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक सल्फर एंड ऑक्साइड। तो मतलब कि सल्फर एंड ऑक्साइड कंटेनिंग कोई भी मेटल ले लो आप, उनका जो सोल बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हो आप, लायोफोबिक कोलोइड बोलते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने सीख लिया कि लायोफिलिक क्या होता है और लायोफोबिक क्या होता है, इनके कोलोइड्स कैसे होते हैं, कि क्या क्या थोड़ी प्रॉपर्टी होती है वो हमने चेक कर लिया। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये तो देख लिया कि ये होते क्या है, लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। क्या सीखेंगे अब हम, कि ये लायोफिलिक कोलोइड और लायोफोबिक कोलोइड आखिर बनते कैसे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। तो फर्स्ट हमें क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लायोफिलिक कोलोइड की प्रिपरेशन सीख रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि जब डीपी और डीएम के बीच में अगर इंटरेक्शन फोर्स होगा तो आपका डीपी क्या होगा, इजीली डीएम के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। मतलब कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में इंटरेक्शन फोर्स है तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर क्या बना लेगा, वो लायोफिलिक कोलोइड बना लेगा। मतलब कि आपको सिंपल सा डीपी और डीएम को क्या करना है, सिर्फ मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स किया तो आपको क्या बन गया, लायोफिलिक कोलोइड बन गया। जैसे कि अभी हमने देखा, हमने पानी के अंदर आलू को डाला तो आलू से क्या निकला, स्टार्च निकला, और सारा स्टार्च क्या हो गया, वाटर के अंदर डिस्पर्स हो गया, तो ये बन गया लायोफिलिक कोलोइड। तो सिंपल सा टेक्निक है, इसको बनाने के लिए कोई बड़ी मशीनरी यूज नहीं करनी पड़ती है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स सच एज स्टार्च, गम, जिलेटिन एक्सेट्रा फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन व्हेन वार्म्ड और लेफ्ट इन कांटेक्ट विथ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि स्टार्च, जिलेटिन, गम को आप वाटर के कांटेक्ट में रख दो, वाटर के कांटेक्ट में रख के आप उसे हीट करो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक आप वाटर के कांटेक्ट में रखो तो भी क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोफिलिक कोलोइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्टार्च, गम और जिलेटिन है, इनके जो पार्टिकल की जो साइज होती है, इन पार्टिकल की जो साइज है उसकी रेंज कोलोइडल पार्टिकल के साइज की रेंज के ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे इनको आप ऐड करोगे डायरेक्ट ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका यही है, द पार्टिकल्स आर ऑलरेडी ऑफ कोलोइडल साइज एंड दे आर रेडली डिस्पर्स इन वाटर फॉर्मिंग कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ नाउ अगर एक और एग्जांपल आपको देखना है लायोफिलिक कोलोइड्स का, तो आप जो मेडिसिन लेके आते हो, आप जो कप सिरप है या फिर कोई भी तरह के मेडिसिन लेके आते हो, जो पीने वाली दवाई आती है, तो वहां पर डॉक्टर जरूर बोलता है आपको कि, या फिर बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि जब भी आपको इसको लेना है तो उससे पहले आप इसे वेल शेक करो, ठीक है, अच्छे से शेक करो। तो ऐसा क्यों बोलता है वो, क्योंकि वहां पर जो आपका जो केमिकल है वो जो मेडिसिन के अंदर, उस बॉटल के अंदर जो केमिकल है, वो केमिकल ऑलरेडी कौन सा केमिकल है, कोलोइड है, और कौन सा कोलोइड है, वो लायोफिलिक कोलोइड है। अगर वहां पर आपके दो केमिकल अगर सेपरेट आउट भी हो चुके हैं तो अगर सिंपल सा आप एजिटेट करोगे तो वापस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर क्या बना देंगे, वो आपके वापस लायोफिलिक कोलोइड बना देंगे, ठीक है। इस तरह से, इसलिए वहां पर ये लिखा होता है कि शेक वेल, ठीक है, एब्जॉर्ब करने से पहले आप इसे अच्छे से शेक करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अब नेक्स्ट टाइम कैसा क्यों होता है, उसका रीजन भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं लायोफोबिक कोलोइड्स। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये टॉपिक, लायोफोबिक कोलोइड्स। अभी हमने देखा कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज और एंड डिस्पर्जन मीडियम में अगर इंटरेक्शन नहीं होता है तो उन्हें क्या बोलते हो, लायोफिलिक कोलोइड लायोफोबिक कोलोइड बोलते हो, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि लायोफोबिक कोलोइड हमें बनाना ही है, ठीक है, हमें ऐसा कोलोइड बनाना है जो इससे लायोफोबिक बोलते हो, तो हम बनाएंगे कैसे आखिर उसे, ठीक है। ऐसा क्यों, कैसे बनेगा कि हमें पता चला हाँ लायोफोबिक जैसे कोई चीज़ भी होती है। तो हम आज इसकी प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे। तो कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखेगा कि इन दोनों के बीच में जैसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में कोई इंटरेक्शन तो था नहीं, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है आपको। जैसे लायोफिलिक के लिए तो कोई स्पेशल टेक्निक थी नहीं, जस्ट आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को इंटरमिक्स करो और बन गया लायोफिलिक कोलोइड।
लेकिन यहाँ पर इंटरमिक्स करने पर नहीं बनता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं। वो स्पेशल टेक्निक्स दो तरह की है, एक है आपकी डिस्पर्जन मेथड और दूसरी क्या है, कंडेंसेशन मेथड। तो बहुत सिंपल मेथड है, आओ स्टार्ट करते हैं मेथड को। तो डिस्पर्जन मैडम मेथड में आपको नाम में दिख रहा है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होगा, डिस्पर्जन का मतलब होगा डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा जिसका आपको कोलोइडल सोल बनाना है, ध्यान से सुनना, डिस्पर्जन मेथड में आखिर होता क्या है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आगे जो मैं सब बोलूंगा आपको समझ में आता रहेगा क्या क्या होने वाला है, ठीक है, आपको डायरेक्ट सब पता चल जाएगा। पहले बता दो कि सर ये आगे होने वाला है, ध्यान सुनना। डिस्पर्जन मेथड का मतलब होता है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, फैल जाना। मतलब कि जिसका भी आपको सोल बनाना है वाटर के अंदर, वाटर क्या आपका डीएम है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम है, इस डीएम के अंदर जिसका भी आपको सोल बनाना है, ठीक है, जिस भी कंपाउंड का सोल बनाना है, उस डीपी को ऐड करना पड़ेगा। तो उस डीपी को कैसे ऐड करना है, उस डीपी को पार्टिकल की फॉर्म में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इन्हें जो आपका सब्सटेंस होगा उसे आप क्रश करोगे, क्या करोगे, क्रश करोगे, क्रश करके क्या करोगे, उसे छोटे छोटे पार्टिकल की साइज के रेंज के बना दोगे। कितनी रेंज होगी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोलोइडल पार्टिकल की साइज के रेंज के बनाने आपको, ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल साइज के रेंज के बना दोगे उन सब्सटेंस को, और उन सब्सटेंस को क्या करोगे, आपके वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर क्या करोगे, डिस्पर्स कर दोगे, फैला दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, लायोफोबिक कोलोइड बन जाएगा, ठीक है। तो आओ समझते हैं लायोफोबिक कोलोइड बनाने का फर्स्ट मेथड है जो डिस्पर्जन मेथड। और इसमें फर्स्ट जो टेक्निक है वो कौन सी है, मैकेनिकल डिस्पर्जन। कौन सी टेक्निक है, मैकेनिकल डिस्पर्जन। दिखाओ समझते हैं इस टेक्निक को। मैं थोड़ा इमेज जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर जो ये दोनों दो पट्टी दिख रही है आपको, ठीक है, दो ये दिख रही है, ठीक है, इस इनको बोलते हो आप स्टील डिस्क। क्या है ये, स्टील डिस्क है, ये स्टील की बनी हुई है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से समझना प्रोसेस, सिंपल सा प्रोसेस है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पर आप क्या करते हो, आप अपने पार्टिकल को रख देते हो, जिसका भी आपको सोल बनाना है उन पार्टिकल को रख देते हो। फिर क्या करते हो, फिर आप इन्हें क्रश करते हो। क्रश कैसे करते हो, आपने देखा होगा आटे की चक्की होती है, उसे वो पुराने टाइम में आती थी ना, वो पकड़ के उसको घुमाते रहते थे, तो आपका जो गेहूं होता है वो पिस जाता था दो उसके बीच में रखे। तो सेम वही है, एक मिल है ये, ठीक है, इसे मिल के तो आप, ठीक है, कौन सी मिल होती है, तो ये नाम इसका, हाँ, इसका नाम है कोलोइडल मिल। तो इस मिल के अंदर क्या होता है, इस मिल के अंदर आप पार्टिकल रख देते हो यहाँ पर, और क्या करोगे, इसे क्रश करोगे। क्रश कैसे करोगे, जैसे ऊपर वाला जो आपके डिस्क है वो अगर आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो नीचे वाली डिस्क कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये जो आपके सब्सटेंस होंगे, जो आपका डिस्पर्स फेज होगा, वो डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। क्रश होकर क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा हमें क्रश करेंगे कि इनके पार्टिकल की जो साइज है वो किसके इक्वल हो जाए, कोलोइडल पार्टिकल की साइज के इक्वल हो जाए। फिर इन्हें क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट आउट करेंगे, और सेपरेट आउट करके किसके अंदर ऐड कर देंगे, वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे इन्हें सेपरेट आउट करके वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वाटर में क्या हो जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे। ये अगर पूरे में फैल गए तो ये क्या बन गया, आपका डीपी क्या हो गया, डीएम के अंदर डिसोल्व हो गया है, और इस तरह से क्या बन जाते हैं आपके आपके हाइड्रोफोबिक सॉल्व प्रिपेयर होते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, क्या करना है आपको, आपका डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है उन्हें क्रश करना है। क्रश करके उनकी जो साइज है वो कोलोइडल पार्टिकल की साइज के रेंज के इक्वल ले जाना है, ठीक है। और फिर उन्हें क्या करोगे, आप वाटर के अंदर या फिर आपके सॉल्वेंट के अंदर आप उन्हें ऐड कर दोगे, और इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका आपका लायोफोबिक सॉल्व प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखो थ्योरी लिखी है मैंने, बिकर साइज पार्टिकल आर कन्वर्टेड इनटू कोलोइडल साइज पार्टिकल यूजिंग कोलोइडल मिल, ठीक है। जो बिगर साइज के पार्टिकल होते हैं उन्हें कोलोइडल साइज के पार्टिकल के इक्वल तक लाना है, और वहां तक हमें उन्हें क्रश करना है, और उन्हें क्या करना है, फिर आपको वाटर के अंदर या फिर आपके सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देना है। इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका लायोफोबिक सॉल्व प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है, तो ये ध्यान रह जाएगा आपको। नाउ एक और बात ध्यान रखना, अभी हमने देखा कि सर आपने तो बोला था कि डीपी और डीएम में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, तो ये आपका जो क्रशिंग किया हमने पाउडर, ये कैसे उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, वो तो सारा वापस एग्रीगेट हो जाएगा। हाँ एग्रीगेट होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो आपका सॉल्व प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और उस सॉल्व को स्टेबलाइज करने के लिए भी कुछ एजेंट होते हैं जिन्हें आपके तो स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। लायोफोबिक कोलोइड को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्टेबिलिटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, उनके ऊपर भी हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। तो आप इस चीज़ का कन्फ्यूजन मत लाना कि सर डीपी और डीए में तो एट्रेशन फोर्स ही नहीं है, तो फिर ये कैसे अलग अलग रहेंगे, ये तो वापस क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा।
ठीक है, वो आगे में समझाओगे कैसे अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अभी तक ध्यान रखना, इस तरह से आपका फर्स्ट मेथड था डिस्पर्जन मेथड में, फर्स्ट क्या था, मैकेनिकल डिस्पर्जन। नाउ नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड समझना। ब्रेडिक आर्क मेथड को हम डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आइए डायग्राम में आते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ध्यान से समझना डायग्राम को, एक ही बार में समझा दूंगा मैं आपको। ये जो बाहर वाला टब है, ये जो बाहर वाला टब है, इसे क्या बोलते हो आप, आइस बाथ बोलते हो। क्या बोलते हो, आइस बाथ। मतलब कि इसके अंदर सारे क्या पड़ा है, आइस क्यूब्स पड़े हैं, ये सारे क्या पड़े हैं, इसमें आइस क्यूब रखे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसके अंदर क्या सारे आइस क्यूब इस तरह से रखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आइस क्यूब क्या काम का आएंगे, आइस क्यूब टेम्परेचर को डिक्रीज करने के काम आएंगे। का किस काम में आएंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। अब नेक्स्ट चीज, अंदर का जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने रखा हुआ है वाटर, आपका डिस्पर्जन मीडियम रखा हुआ आपने। ठीक है, डीएम रखा हुआ है। ठीक है, अब थर्ड चीज सुनना, जिस भी कंपाउंड का, जिस भी सब्सटेंस का आपको सोल बनाना है, जिस भी डिस्पर्स फेज का आपको सोल बनाना है, उस डिस्पर्स फेज की क्या लेनी है आपको, इलेक्ट्रो लेने हैं, उसके क्या लेने हैं, इलेक्ट्रो लेने हैं। मान लो कि मुझे गोल्ड का सोल बनाना है, क्या बनाना है, मुझे गोल्ड का सोल बनाना है, तो मैं गोल्ड का सोल कैसे बनाऊंगा, मैं गोल्ड के क्या लूंगा, इलेक्ट्रोड लूंगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, मेरे गोल्ड के हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कोई भी हैवी मेटल के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो अभी आप याद रख लेना कि यहाँ पर जिसका भी सोल बनाना होता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में मतलब क्या होता है, जिस भी कंपाउंड का, जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी हैवी मेटल का आपको सोल बनाना है, उसकी क्या लेनी है आपको, इलेक्ट्रोड लेने हैं। उसके दोनों इलेक्ट्रोड को आपने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और वायर किसके थ्रू कनेक्ट कर दिए, बैटरी के डिफरेंट ऑपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपका प्रोसेस अब स्टार्ट करने वाला मैं। अब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे यहाँ पर, जैसे ही आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे और इन दोनों इलेक्ट्रोड को आप कांटेक्ट में लेके आओगे, जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई होगा और दोनों इलेक्ट्रोड क्या लोगे आप, कांटेक्ट में लेके आओगे। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक स्पार्क क्रिएट होगा। स्पार्क मतलब कि एक आर्क क्रिएट होगा। आपने देखा होगा दो तार को जैसे ही जोड़ते हैं तो वहां पर स्पार्क क्रिएट होता है, तो उस तरह का स्पार्क क्रिएट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर स्पार्क क्रिएट हुआ तो बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होगी, और जिस जो हीट क्रिएट हो रही है वो क्या करेगी, वो गोल्ड के इलेक्ट्रोड में से, गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड आपके पास, ये गोल्ड का इलेक्ट्रोड, इस गोल्ड के इलेक्ट्रोड में क्या है, गोल्ड के पार्टिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये गोल्ड के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ से अपने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा हीट मिली है। उस हीट की वजह से क्या करेंगे, अपने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, वेपर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, वेपर फॉर्म करेंगे। और वेपर फॉर्म जैसे ही होगी तो वेपर क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा हीट मिली इसलिए क्या बना, आपका गोल्ड का वेपर बना। तो गोल्ड की वेपर जैसे क्रिएट हुई तो बाहर क्या प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट है। इस आइस की वजह से क्या होगी, इन वेपर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वेपर में कौन थी, गोल्ड की वेपर थी, तो गोल्ड की वेपर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होकर क्या बन जाएगा, कंडेंस हो जाएगी। और जब भी वेपर कंडेंस होती है तो क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो जो गोल्ड के पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरी वाटर की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या बन सकता है, आपका गोल्ड का पार्टिकल क्या हुआ, गोल्ड के मॉलिक्यूल क्या हो गए, पूरे में डिस्पर्स हो गए। तो जो हमारा मेथड है डिस्पर्जन मेथड, उसमें यही हो रहा था, क्या बोला था हमने, डिस्पर्स हो जाएंगे पार्टिकल सारे। तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, देखो सारे डिस्पर्स हो रहे हैं। तो ये है सिंपल सा मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, देखो वापस समझाता हूँ क्या किया आपने, क्या किया, बहुत ज्यादा करंट पास किया, हाई वोल्टेज का करंट पास किया और दोनों इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट में लेकर आए। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन कांटेक्ट में लाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट हुआ, या फिर आर्क बोलो या फिर स्पार्क बोलो, कोई बात नहीं। उसकी वजह से क्या हुई, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हुई। उस इंस्टेंट हीट की वजह से जो आपके गोल्ड के मॉलिक्यूल थे, वो गोल्ड के मॉलिक्यूल क्या हो गए, वेपराइज हो गए। जैसे ही वो वेपर की फॉर्म में क्रिएट हुए, वेपर में कन्वर्ट हुए, वो वेपर क्या होगी, आइस के कांटेक्ट में आने की वजह से वो वेपर क्या करेगी, अपनी हीट को लॉस करके क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। और जैसे ही वो वेपर कंडेंस होगी तो किसकी फॉर्म में जाएगी, वो सॉलिड के फॉर्म में आएगी। तो सारे जो गोल्ड के सॉलिड सब्सटेंस होंगे, सॉलिड जो मॉलिक्यूल होंगे, वो सारे क्या होंगे, वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। और इस तरह से क्या मिल जाएगा आपको, गोल्ड का सॉल्ट मिल जाएगा। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल मेथड है। नाउ मैंने कुछ थ्योरी लिखी है आपके लिए, देखिए। इट इज यूज टू प्रिपेयर सोल ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल के सोल अगर प्रिपेयर करने हैं तो इस मेथड का यूज किया जाता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। इस मेथड में हुआ क्या था, इस मेथड में, इन ब्रेडिक्स आर्क मेथड, बोथ डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस विल अकर। हमने देखा कि पहले क्या हुआ, गोल्ड
का जो इलेक्ट्रोड था उसमें से गोल्ड पार्टिकल वेपराइज हुए, वेपराइज होकर क्या हो गई वो कंडेंस हुई, कंडेंस होते ही क्या हो गई वो पूरे वाटर के अंदर डिस्पर्स हो गई। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस हुए, यहाँ पर कंडेंसेशन वाला प्रोसेस भी हुआ और डिस्पर्जन वाला प्रोसेस भी हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस प्रोसेस द इंस्टेंट हीट जनरेटेड वेपराइज द मेटल and when it comes in contact with dispersion medium they get condensed to form colloidal sol। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर इंस्टेंट हीट जनरेट हुई, इंस्टेंट हीट जनरेट होने की वजह से क्या हुआ यहाँ पर जो मेटल थी वो मेटल क्या हुई वेपराइज हुई, और मेटल जैसे ही वेपराइज हुई वो मेटल क्या है वो आइस के कांटेक्ट में आकर क्या हो गई वो कंडेंस हो गई, कंडेंस होते ही क्या बनाया उसने कॉलोइडल फॉर्म कर दिया। तो इस तरह से क्या बनते हैं आपके लायोफोबिक कॉलोइड फॉर्म होते हैं। ब्रेडिक सार्क मेथड नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में ना। दो मेथड हो गए डिस्पर्जन में, अब तीसरा मेथड, तीसरा मेथड है अल्ट्रासोनिक मेथड, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड। तो बहुत सिंपल है ये मेथड, ठीक है, आप एक ही बार में समझ जाओगे अल्ट्रासोनिक क्या होता है। देखो जो आपकी साउंड वेव होती है ना, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स, उन्हें कहते हो आप अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, ध्यान रखना, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स जो भी होती है उन्हें क्या बोलते हो आप अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हो। तो इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को आप जब डिस्पर्स फेज के अंदर से पास करोगे, ये आपका डिस्पर्सन मीडियम है डीएम है, उस डीएम के अंदर आपका डिस्पर्स फेज का पार्टिकल प्रेजेंट है, और यहाँ से जैसे आप साउंड वेव्स पास करोगे तो ये साउंड वेव्स की क्या वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये हमें सिंपल सा डीपी बना देता हूँ। ठीक है, डीपी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, जूम करके हम इतना सा बनाते हैं, ये हमारे डिस्पर्स फेज के दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे आपने साउंड वेव्स पास की, साउंड वेव्स की वजह से क्या होगा इन मॉलिक्यूल में क्या होगा वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से इन मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करके क्या हो जाएंगे ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होंगे तो इस तरह से क्या होगा ये पूरे सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएंगे डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो सकता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये इतना सा ही मेथड है, तो ये आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्पर्जन मेथड में नेक्स्ट एंड लास्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेडिक सार्क जितना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस मेथड का नाम क्या है पेप्टाइजेशन। क्या होता है पेप्टाइजेशन में, ध्यान से पढ़ना, कन्वर्जन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू अ कोलॉइड इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। वापस समझना, क्या है कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू अ कोलॉइड इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। मतलब कि अभी हमने देखा कि जब आपने डीएम के अंदर आपने अपने सॉल्वेंट के अंदर डीपी को ऐड किया, और हमने देखा और डीपी और डीएम के बीच में अगर एट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अगर एट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो आपका सारा डिस्पर्स फेज क्या हो जाता है प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड अप्लाई होता है वो मेथड कौन सा होता है पेप्टाइजेशन मेथड होता है। वो मेथड कौन सा होता है पेप्टाइजेशन मेथड होता है। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे, और अच्छे से समझा तो मैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला, हमने क्या किया, हमने सॉल्वेंट के अंदर क्या किया सारे मॉलिक्यूल को डिस्पर्स कर दिया, और ये क्या बन गया हमारा डिस्पर्जन मेथड था हमारा, और ये क्या बन गया था हमारा कोलोइडल सॉल्व बन गया था। अब ध्यान से समझना, मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे वर्क करते हैं वो आप समझ लो, आप वही चीज मैं समझाने वाला हूं। हमने पढ़ा था कि लायोफोबिक के अंदर क्या होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। तो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज प्रेजेंट है आपका, यहाँ पर जो आपके डिस्पर्स फेज प्रेजेंट है, ये सारे डिस्पर्स फेज है इसके अंदर, और डीएम के अंदर डिस्पर्सन मीडियम के अंदर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो फिर ये कोलोइडल सोल स्टेबल कैसे रह सकता है, ये कैसे बन सकता है, तो उसका लिए जो मेथड है वो मेथड कौन है पेप्टाइजेशन। होगा क्या, ये सारे जो सोल्ट पार्टिकल है ये क्या हो जाएंगे एग्रीगेट हो जाएंगे, ये सारे एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट होकर क्या बना देंगे ये पीपीटी फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब पीपीटी बन गई, अब पीपीटी को वापस पीपीटी बनने से रोकना है, हमें क्या करना है पीपीटी बनने से रोकना है, या फिर पीपीटी बन गई तो फिर भी इसको क्या करना है रिवर्स करके क्या करना है इनको वापस लायोफोबिक सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ क्या हो रहा है कि जो आपके डिस्पर्जन मीडियम है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये सारे क्या हो जाएंगे एग्रीगेट हो जाएंगे, और सारे पार्टिकल जैसे ही एग्रीगेट होंगे, जैसे ही एग्रीगेट होंगे तो क्या बना देंगे पीपीटी फॉर्म कर देंगे। तो इस पीपीटी जैसे पहले क्या था, पहले पूरे में डिस्पर्स है, फिर क्या हो गया ये सारे इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे
ये पीपीटी फॉर्म कर लेंगे जो एक जगह साइड में बैठ जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। अब इसमें क्या करना है, इस प्रोसेस को हमें रिवर्स करना है, इस प्रोसेस को हमें रिवर्स करना है। तो उस रिवर्स करने के लिए मेथड कौन सा होता है, पेप्टाइजेशन होता है, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होता है उससे कोलोइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड होता है उसे क्या कहते हो, पेप्टाइजेशन कहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हो मैं आपको और अच्छे से। जैसे आपने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया सिल्वर नाइट्रेट का, और इसके अंदर क्या डाला आपने, Ki एक्वस सॉल्यूशन डाला। तो जैसे ही Ki आपने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, AgNO3 Ki से रिएक्ट करके क्या बना देगा, AgI का सॉलिड फॉर्म में पीपीटी फॉर्म कर देगा, और क्या मिल जाएगा, साथ में आपको KNO3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हुआ क्या, AgNO3 का कोलोइडल सॉल्ट प्रेजेंट था आपके पास, उसके अंदर क्या किया आपने, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया आपने, तो जो आपका जो कोलोइडल सॉल्ट बना था सिल्वर नाइट्रेट का, वो उसमें से क्या हुआ, सिल्वर सारा प्रेसिपिटेट हो गया और क्या बना दिया, सिल्वर आयोडाइड बना दिया। मतलब कि आपका लायोफोबिक सॉल्ट बिगड़ गया कुल मिला के, ठीक है। लायोफोबिक सॉल्ट में क्या हुआ, सारा पीपीटी बन के नीचे बैठ गया सारा सॉल्ट, तो ठीक है। तो अब सॉल्व आपका डीएम अलग हो गया और डीपी अलग हो गया। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसको वापस रिकन्वर्ट करना है। तो इसके लिए यूज होते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ये पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, टू कैरी आउट पेप्टाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड विच इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। कि आपके जो पेप्टाइजेशन प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको कैरी आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे होगा समझो ध्यान से। आपका जो AgI बन गया, ठीक है, AgNO3 के अंदर आपने Ka डाला, AgI बन गया, आपका लायोफोबिक सॉल्ट बिगड़ गया। अब क्या किया आपने, इस AgI के अंदर एक्सेस अमाउंट में क्या डाला आपने, Ka डाला, एक्सेस अमाउंट में क्या डाला, Ka डाला। तो अब इस AgI पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझना, इस AgI पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, जो कोलोइडल पार्टिकल है जो पीपीटी है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, अपने पेप्टाइजिंग एजेंट में से सिमिलर आयन को क्या करता है, अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पर देखो AgI था, AgI के अंदर कौन है, एक सिल्वर का आयोडीन है, ठीक है, एक है आपका सिल्वर प्लस और एक है आयोडीन माइनस, और आपने जो पेप्टाइजिंग एजेंट डाला उसमें कौन है, पोटेशियम और आयोडीन। तो जो आपका सिल्वर आयोडाइड है ये क्या करेगा, आपके पेप्टाइजिंग एजेंट में से सारे आयोडीन, आयोडीन को क्यों, क्योंकि आयोडीन इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आयोडीन को ही यहाँ से क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा, सिमिलर आयन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है। कोलोइडल पार्टिकल क्या करता है, पेप्टाइजिंग एजेंट में से सिमिलर आयन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है। तो सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, सारे पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। तो जो आपका पीपीटी था, वो पीपीटी देखो, वो पीपीटी के अंदर जो सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी था, वो सिल्वर आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, देखो सारे आयोडीन को अपनी सरफेस पे क्या कर दिया, देखो आई माइनस को, सारे आई माइनस को क्या किया, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया। इसी तरह से दूसरा सिल्वर आयोडाइड का मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, सारे आयोडीन को अपनी सरफेस पे क्या कर देगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तब हुआ क्या, ध्यान से समझना, पहले क्या था, पहले सिर्फ सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल थे, तो सारे सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल क्या हो गए, सारे सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट हो गए क्या बना दिया उन्होंने, पीपीटी बना दिया, ठीक है। अब उस पीपीटी के अंदर सारे मॉलिक्यूल थे सिल्वर आयोडाइड के, इसके अंदर क्या डाला आपने, पोटेशियम आयोडाइड डाला। तो पीपीटी के अंदर जो सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल है उन्होंने क्या किया, पेप्टाइजिंग एजेंट में से सारे आयोडीन को, सिमिलर आयन को अपनी सरफेस पे क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही सारे मॉलिक्यूल ने अपनी सरफेस पे आयोडीन को एब्जॉर्ब किया, तो अब बताओ, पहले तो क्या था, ये न्यूट्रल था, AgI का मॉलिक्यूल क्या था, न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज था क्या, नहीं था। लेकिन अब AgI के मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज आ गया है, देखो नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया इसने। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में ध्यान से देखना, दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर कौन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो जो आपकी पीपीटी फॉर्म हुई थी वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कोलोइडल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इस तरह से क्या होता है, पेप्टाइजेशन मेथड होता है। तो सिंपल सा मेथड है, क्या करना है, जो आपका कोलोइडल पार्टिकल जो पीपीटी है, उस पीपीटी के अंदर वैसा पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करो, वैसा पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करो कि आयन क्या हो, सिमिलर हो, कोई एक आयन इलेक्ट्रोलाइट के सिमिलर होना चाहिए। आपका इलेक्ट्रोलाइट था सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के अंदर आयोडीन प्रेजेंट था, तो आपने क्या ऐड कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया। तो जो भी सिमिलर आयन होगा, ये सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, जिस भी पेप्टाइजिंग एजेंट में जो भी सिमिलर आयन प्रेजेंट होगा, उस आयन को क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा।
एडजॉर्ब करके अपने सरफेस पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, अपनी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो जो पीपीटी पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल की वजह से फॉर्म हुई थी, पहले सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल की वजह से जो पीपीटी फॉर्म हुई थी, उन सारे पीपीटी वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये वापस क्या हो सकते हैं, एग्रीगेट नहीं हो सकते हैं। एग्रीगेट नहीं होंगे तो पीपीटी वापस फॉर्म नहीं होगी, और पीपीटी फॉर्म नहीं होगी मतलब कि आपका लायोफोबिक कोलेट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, आप सिल्वर आयोडाइड ना ऐड करके AgNO3 भी एक्सेस में ऐड कर सकते थे। ठीक है, AgNO3 भी एक्सेस में ऐड कर सकते हो, कोई भी सिमिलर आयन हो जाए। जैसे यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड था, आपने AgNO3 ऐड किया तो सिल्वर आयोडाइड अब किसे एडजॉर्ब करेगा, अपनी सरफेस पे, अपनी सरफेस पे सिल्वर को एडजॉर्ब कर लेगा और अपने सरफेस पे कैसा चार्ज क्रिएट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये वापस एग्रीगेट नहीं हो सकते। तब कोई सा भी एक आयन ऐड करना है, एक ऐसा पेप्टाइजिंग एसिड ऐड करना है जिसके अंदर जो आयन हो वो आयन आपके कोलोइडल पार्टिकल के आयन के एक सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नाउ थ्योरी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू पीपीटी, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया टू पीपीटी के अंदर, एंड on shaking the PPT will adsorb common ion from the electrolyte on its surface and the PPT converts into a colloid due to presence of like charges on colloidal particles। क्या हुआ, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो इलेक्ट्रोलाइट में से क्या करेंगे, सिमिलर आयन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेंगे और सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। या तो नेगेटिव चार्ज ही होगा सारे मॉलिक्यूल के ऊपर या फिर सारा पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ये नहीं हो सकता कि इस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव आए और इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव आए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। सिमिलर चार्ज आएगा, या तो नेगेटिव ही आएगा दोनों पे या फिर दोनों पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सिमिलर चार्ज एडजॉर्ब कर लेंगे, इसकी वजह से इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इंटरेक्शन नहीं रहेगा। रिपल्शन हुआ तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे और मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो ये वापस एग्रीगेट नहीं हो सकते, और एग्रीगेट नहीं होंगे तो पीपीटी फॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपकी पीपीटी फॉर्म नहीं होती है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका लायोफोबिक कोलेट क्या हो गया, आप स्टेबल हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है पेप्टाइजेशन आपका लायोफोबिक कोलेट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लायोफोबिक कोलेट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्पर्जन मेथड के 4 मेथड थे। अब बात करते हैं कंडेंसेशन मेथड की। किसकी बात करते हैं, कंडेंसेशन मेथड की। तो कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या होता है, फर्स्ट है बाय एक्सचेंज सॉल्वेंट। हमें क्या करना है, सॉल्वेंट एक्सचेंज करना है। तो देखो इसको ध्यान से समझना, आपने क्या लिया, सॉल्वेंट एक्सचेंज करना है। ध्यान समझना, सॉल्वेंट एक्सचेंज करना है। तो सॉल्वेंट कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं सर, देखो समझो सॉल्वेंट कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। आप क्या करो, जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। ये जो P4 है फॉस्फोरस, ये अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है। क्या होता है, ये अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इमेजिन करना, आप एक 10 ml जितना अल्कोहल लो, उसके अंदर 5 ग्राम फॉस्फोरस डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा फॉस्फोरस का। किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। सही है, बात समझ में आ रही क्या। आप क्या लो, 10 ml अल्कोहल लो और उसके अंदर 5 ग्राम फॉस्फोरस ऐड करो। फॉस्फोरस क्या अल्कोहल के अंदर डिजोल्व होता है, पूरा सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर फॉस्फोरस आपका पूरा डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होते क्या बना देगा, फॉस्फोरस का एक सॉल्यूशन बना देगा, ट्रू सॉल्यूशन अल्कोहल के अंदर बना देगा। यहाँ पर अभी सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट कौन है, अभी अल्कोहल है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में था, 10 ml लिया, और सॉल्यूट कौन है, फॉस्फोरस है। अब समझना क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो आपका सॉल्यूशन बना है फॉस्फोरस का अल्कोहल के अंदर, इस सॉल्यूशन को किसके अंदर ऐड करना है, आपको वाटर के अंदर ऐड करना है। मान लीजिए आपने 200 ml वाटर ले लिया और वाटर के अंदर इसको ऐड कर दो। जैसे ही इसको वाटर के अंदर ऐड करोगे, इस P4 वाले सॉल्यूशन को जो अल्कोहल के अंदर बना है, इस सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को आप वाटर के अंदर ऐड करोगे, तो जो फॉस्फोरस होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और अल्कोहल क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। तो जो आपका नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें अब सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट कौन है, अब वाटर है। और सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्यूट आपका ये दोनों, ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझना, फॉस्फोरस अल्कोहल के अंदर पूरा सॉल्यूबल है, फॉस्फोरस अल्कोहल के अंदर पूरा सॉल्यूबल है, और फॉस्फोरस वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है।
तो जो आपका नया कंटेनर है उस नए कंटेनर के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है। कौन कौन प्रेजेंट है? वाटर भी प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट साथ में? एल्कोहल भी प्रेजेंट है, ठीक है, और फॉस्फोरस भी है। तो फॉस्फोरस फंस गया बेचारा, क्यों? क्योंकि वो तो एल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसके बीच वाली स्टेट आ जाएगी कि एल्कोहल के अंदर पूरा सॉल्युबल भी है और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल भी है। तो इस कंडीशन में क्या आएगी? बीच वाली स्टेट आ जाएगी, जहां पर क्या होगा, ये एक टर्बिडिटी फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? टर्बिडिटी फॉर्म कर देगा। और इस टर्बिडिटी फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, आपका एक कोलोइडल सॉल्व फॉर्म हो जाएगा। तो यही मेथड था सॉल्वेंट एक्सचेंज। अब जो नया कंटेनर आपका बना था अभी, उस नए कंटेनर में सॉल्वेंट कौन था? वाटर था। तो सॉल्वेंट पहले था अल्कोहल, बाद में कौन हो गया? वाटर। तो इस तरह से क्या हो सकता है? सॉल्वेंट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया हमने? फॉस्फोरस का अल्कोहल ऐड किया। तो फॉस्फोरस क्या है? अल्कोहल के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो क्या बना देगा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना देगा एक फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, तो जैसे ही इसको आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो अब सॉल्वेंट कौन हो गया? सॉल्वेंट हो गया अब आपका वाटर, और सॉलिड कौन हो गया? ये पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या बन जाएगा? कोलोइड ऑफ P4 बन जाएगा, कोलोइड ऑफ फॉस्फोरस बन जाएगा। देखो इसको एक और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। याद कीजिए लास्ट क्लास को हमने सॉल्यूशन के 3 टाइप पढ़े थे। एक पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, एक पढ़ा था कोलोइड, और एक पढ़ा था सस्पेंशन। याद कीजिए ट्रू सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? आपका सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा था, जहां पर आपके सॉल्यूट के पार्टिकल विजिबल नहीं थे। सस्पेंशन में क्या हो रहा था? सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था। सस्पेंशन हमने डस्ट को हमने पानी के अंदर डाला था, ठीक है, डस्ट को अंदर पानी के अंदर डाला तो डस्ट डिसॉल्व हो नहीं सकती, ठीक है। तो वहां पर आपको डस्ट के पार्टिकल इजीली दिख रहे हैं और वाटर के पार्टिकल आप सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। डस्ट का पार्टिकल बता सकते हो कि यहाँ ये डस्ट का पार्टिकल मेरा घूम रहा है और इधर मेरा वाटर घूम रहा है। अब याद कीजिए सस्पेंशन को, सॉरी कोलोइडल को। कोलोइडल में क्या था? हमने दूध को ऐड किया था पानी के अंदर। तो वहां पर क्या हो रहा था? हमें पता है कि वहां पर क्या है, दूध और वाटर का पार्टिकल दोनों अलग अलग है, लेकिन हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या बनी? कोलोइडल के अंदर बीच की स्टेट बनी। क्या बनी? बीच की स्टेट बनी। कैसे? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल था, सस्पेंशन के अंदर कंप्लीटली इनसॉल्युबल था, लेकिन जो आपका कोलोइडल था उसके अंदर सॉल्युबल भी था और इनसॉल्युबल था। मतलब कि कैसा था? बीच की स्टेट थी, इन दोनों के बीच की स्टेट थी। तो वही चीज यहां पर फॉस्फोरस के साथ हुई। फॉस्फोरस अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल भी है और फॉस्फोरस वाटर के अंदर इनसॉल्युबल भी है। तो यहां पर फॉस्फोरस के लिए क्या बनी? एक बीच की स्टेट बनी। इस बीच की स्टेट को ही क्या कहते हो आप? कोलोइडल कहते हो। क्या कहते हो? कोलोइडल कहते हो, ठीक है। तो इस तरह से लायोफोबिक कोलोइड फॉर्म हो सकता है फॉस्फोरस का, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट है बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हमें क्या करनी है? फिजिकल स्टेट को चेंज करना है। तो बहुत सिंपल मेथड है। क्या करो, आप एक कंटेनर लो, एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है। यहां पर हमने चिल्ड वाटर भर लिया। क्या भर लिया हमने? एकदम कोल्ड वाटर, ठीक है, एकदम कोल्ड वाटर भर लिया, ठीक है। जिसका भी हमें सॉल्व बनाना है, मान लीजिएगा मुझे सल्फर का S8 का सॉल्व बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? सल्फर की वेपर पास करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ से सल्फर की वेपर पास करूंगा। तो जैसे ही सल्फर की वेपर यहाँ से पास होगी तो वेपर फॉर्म में भी सल्फर है, जैसे ही वेपर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होकर क्या हो जाएगी? वो यहाँ पर जम जाएगी, सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर पूरे में जम जाएगी, ठीक है, फ्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या था? वेपर आपने ली सल्फर की और वो क्या हो गई? सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाइड हो गई। तो ये क्या हो गया? फिजिकल स्टेट क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई। और और आपका सल्फर जो था वो सल्फर क्या हो गया? पूरे वाटर के अंदर क्या हो चुका है? डिस्पर्स हो चुका है। तो ये क्या बन गया? एक लायोफोबिक सॉल्व बन चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है, आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब अब हमने कंडेंसेशन मेथड में 2 मेथड पढ़े, एक था फिजिकल और एक था केमिकल। फिजिकल मेथड हमने देख लिया, अब कौन है हमारा? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बहुत सिंपल है, मैं आपको सिर्फ 4 रिएक्शन दूंगा, 4 रिएक्शन याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। एक है हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि आप 2 कंपाउंड को मिक्स करते हो और दोनों क्या होता है? दोनों के बीच में आयन के एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो दोनों डिकम्पोज हो गए, दोनों कंपाउंड, 2 कंपाउंड को ऐड करते हो, दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हो गए, क्या हो जाता है? उनमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हो आप? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हो। तो रिएक्शन है आपकी, आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड को पास किया तो आर्सेनिक सल्फाइड मिल जाएगा और साथ में कौन मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। तो जो आपका आर्सेनिक सल्फाइड होगा वो क्या होगा? वो आपका सॉल्ट पार्ट डिस्पर्स फेज होगा, जो वाटर के अंदर क्या हो चुका है? डिस्पर्स हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन सकता है? आपका लायोफोबिक सॉल्ट भी बन सकता है। फिर एक और रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट के अंदर,
के आई डाल दो, क्या बन जाएगा AgI। इस AgI के अंदर क्या करो और एक्सेस अमाउंट में क्या डालो के आई डालो, तो क्या हो जाएगा ये AgI का जो पीपीटी फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा आयोडीन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा और क्या हो जाएगा वापस वो लाइफोबिक सोल आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड ये भी। फिर है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, तो देखो आपने क्या लिया हाइड्रोजन सल्फाइड ली और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे सल्फर फॉर्म कर देंगे, क्या बनेंगे सल्फर फॉर्म कर देंगे, सल्फर की टर्बिडिटी फॉर्म करेंगे। टर्बिडिटी कैसी दिखती है, तो देखो समझना ध्यान से, आप क्या लेना घर पे एक ग्लास पानी लेना और उसके अंदर सिर्फ 2 बूंद मिल्क की ऐड कर देना। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन दिखेगा ना आपको उसे कहते हो आप टर्बिडिटी। 2 से 5 ड्रॉप क्या कर देना मिल्क ऐड कर देना वाटर के अंदर, तो जैसा वो सॉल्यूशन दिखता है ना वो होता है टर्बिडिटी। तो वैसा ही व्हाइट कलर का एक सॉल्यूशन बनेगा सल्फर का जिससे आप क्या बोलते हो टर्बिडिटी बोलते हो। ठीक है, थर्ड मेथड है रिडक्शन। तो सिंपल सी बात है रिडक्शन होगा यहाँ पर आपने क्या लिया ऑरेट क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन स्टेनलेस क्लोराइड के साथ कराई तो आपको क्या मिला गोल्ड का सॉल्ट मिला अलोंग विथ SnCl4। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, आप इसे रिएक्शन को नोट डाउन कर लेना और इसी तरह से आपको रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, लास्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना है आपको, आपने फेरिक क्लोराइड लिया इसके अंदर आपने वाटर डाला तो क्या बना फेरिक हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, वार्म वाटर डाला आपने, कैसा डाला वार्म वाटर डाला तो आपको क्या मिलेगा रेड ब्राउन कलर की पीपीटी मिलेगी फेरिक हाइड्रोक्साइड की। अब अभी वापस देखो क्या बनी है पीपीटी बनी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा पेप्टाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे इस पीपीटी को वापस क्या करेंगे सॉल्ट के अंदर कोलेट्रल सॉल्ट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर रिकन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लायोफोबिक सॉल्ट बनाने का मेथड। ठीक है, देखो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी हुआ है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, पूरे लेक्चर को आप 1 से 2 बार पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे नोट्स एट अ टाइम आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।